नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को ज्ञात है कि हम लेकर आए हैं हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें से आज करेंगे हम 21वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 प्लस का आपको टारगेट रखना होगा और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, पहले पार्ट में हम जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो पहला पार्ट जीके का आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और जीके का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है या उदय होते हुए सूर्य की भूमि किसे कहते हैं, चीन, भारत, जापान या अमेरिका। यदि क्वेश्चन ऐसा है कि मध्य रात्रि का सूर्य का देश किसे कहा जाता है तो वो कौन सा होता, आपका नॉर्वे होता। और नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो है। परंतु उगते सूर्य की भूमि किसे कहा जाएगा, जापान को कहा जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो है। चीन की राजधानी बीजिंग होगी। भारत की सभी को पता है क्या है, नई दिल्ली है। और नई दिल्ली आपके किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि अपने मुख्यालय से निकलने वाली ट्रेन को क्या कहते हैं, अप ट्रेन, डाउन ट्रेन, सुपरफास्ट या एक्सप्रेस। तो क्या कहा जाएगा, जो ट्रेन मुख्यालय से निकलती है उसे हम अप ट्रेन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, BR अम्बेडकर या एनी बेसेंट। स्वामी दयानंद सरस्वती जी कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में, कब, 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। और उन्होंने एक नारा दिया था, क्या दिया था, वेदों की ओर लौटो नामक नारा दिया था। यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक भी ज्योतिबा फुले थे। BR अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर थे। एनी बेसेंट ने तो क्या किया था, 1916 में, कब है, 1916 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की थी, कहाँ पर, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला थी, किस प्रकार की महिला थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली थी, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली थी, शतरंज की ग्रैंड मास्टर थी या एक कलाकार थी। तो बछेंद्री पाल आपके एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली तो कौन थी, भारतीय महिला की बात करें तो वो आरती शाह थी। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रांग, एडमंड हिलेरी, ब्योजनबर्ग या एमंडसन। तो कौन था, नील आर्मस्ट्रांग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। एडमंड हिलेरी कौन था, एडमंड हिलेरी और एक व्यक्ति और था, कौन था, शेरपा तेंजिंग। ये विश्व के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। एमंडसन तो आपका वो व्यक्ति था जो दक्षिण ध्रुव पर सर्वप्रथम गया था। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर कौन बैठा था, औरंगजेब के दो पुत्र थे, उनके मध्य उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था, कौन कौन थे, एक था आजम और एक था मुअज्जम। ठीक है, आजम उस समय राजा बना था और किस नाम से बना था, तो वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से राजा बना था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और बहादुर शाह द्वितीय कौन था, बहादुर शाह द्वितीय हम जिसे बहादुर शाह जफर कहते हैं, 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह था जिसे 1862 में रंगून भेज दिया गया था। किस सिख गुरु ने सिखों को योद्धा और सैन्य समूह में परिवर्तित किया था, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या इनमें से कोई नहीं। तो गुरु नानक देव कौन थे, गुरु नानक देव तो सिखों के संस्थापक थे, सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और सिखों को योद्धा और सैन्य समूह में विभाजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेजों और संयुक्त सेना के बीच में हुए 1764 के बक्सर युद्ध में निम्न में से कौन सेना का हिस्सा नहीं था, मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम या अवध का नवाब। तो वैसे मुख्य रूप से देखें तो बक्सर का युद्ध आपके अवध के नवाब और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, परंतु अवध का नवाब युद्ध में भाग नहीं लेता। अवध के नवाब का एक सेनापति था, कौन था, मीर कासिम।
और बंगाल का नवाब उनके साथ था जिसका नाम था सुजाउद्दौला, और शाह आलम उस समय भारत का मुगल बादशाह था, वो भी साथ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। सेना का हिस्सा कौन नहीं था? आपका अवध का नवाब नहीं था। किसने 1765 से 1772 तक बंगाल के ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को डाकुओं के शासन के रूप में वर्णन किया था? शाह आलम, के एम पाणिकर, राजा राममोहन राय या स्वामी विवेकानंद? तो आपके के एम पाणिकर ने कहा था 1765 से लेकर 1772 तक कंपनी के शासन को डाकुओं का शासन कहा था। ऑप्शन नंबर राइट होगा। 1773 के विनियामक अधिनियम से भारत के किस स्थान पर उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? दिल्ली, मुंबई, पटना या कलकत्ता? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जिसके तहत आपके कोलकाता में एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी मुंबई में 1875 में। अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने कि आर्य समाज की स्थापना किन्होंने की थी? जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। कौन थे वो व्यक्ति? स्वामी दयानंद सरस्वती थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नवंबर 1913 में किसने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में गद्दर पार्टी की स्थापना की थी? भगत सिंह, लाला हरदयाल, आगा खान या खुदीराम बोस? तो गद्दर पार्टी की स्थापना किन्होंने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। गांधी जी ने कहां पर साबरमती आश्रम की स्थापना की थी? दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई या पोरबंदर? तो पोरबंदर में क्या हुआ था? पोरबंदर में तो गांधी जी का जन्म हुआ था। साबरमती आश्रम जहां से 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, दांडी मार्च प्रारंभ होता है, कहां पर है? अहमदाबाद में है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। मुस्लिम लीग ने कब सिद्धि कार्यवाही दिवस मनाया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? कोंकण रेल सुरंग, मुंबई रेल सुरंग, पीर पंजाल रेल सुरंग या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सबसे लंबे की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, पीर पंजाल रेल सुरंग है। तो दोस्तों ये थे जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि मनुष्य के नेत्र की रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर आपका प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा हमेशा, और सीधा नहीं बनेगा। किस प्रकार का बनेगा? उल्टा। तो वास्तविक और उल्टा किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। न्यूटन के तीसरे नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम, आघूर्णों का नियम, ऊर्जा का नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम? तो जड़त्व का नियम तो कहा जाता है न्यूटन की गति के प्रथम नियम को। तो तीसरे को क्या कहते हैं? तीसरे को आपके क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव्य के दाब की गणना करना चाहे तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? तो स्तंभ की ऊंचाई जरूरी अपेक्षित है, द्रव्य का घनत्व भी है और गुरुत्व के कारण भी होता है, परंतु पात्र के तल का पृष्ठ क्षेत्रफल अपेक्षित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। शीतकाल में हेडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि किस कारण होता है? क्योंकि जो पृथ्वी के भीतर तापमान होता है ना वो वायुमंडल के तापमान से ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है? जो भी चीजें काल्पनिक दिखाई देती है, वास्तविक नहीं, जैसे हम पानी में लकड़ी डालते हैं वो उठी हुई दिखाई देना, बड़ी दिखाई देना, इस प्रकार की चीजों का कारण क्या होता है? हमेशा अपवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम भरी जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। एक अंतरिक्ष यात्री को चांद पर से दोपहर के वक्त चांद का आकाश कैसा दिखाई देगा? अंतरिक्ष यात्री को हमेशा आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। निम्न में से क्या मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है? यौगिक, मिश्रण, विलयन या समघात निकाय? तो इनमें से मिश्रण, विलयन और होमोजीनियस सिस्टम सभी क्या है? आपके मिश्रणों की विशेषता है, परंतु यौगिक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है, कब किया जाता है फ्यूज तार का प्रयोग? फ्यूज तार का प्रयोग आपके अनावश्यक उच्च विद्युत धारा को परिपथ से गुजरने से रोकने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। रेगिस्तान में बादल निम्न कारण से नहीं बरसते, क्यों नहीं बरसते? क्योंकि वहां पर आर्द्रता नहीं होती है, तो कम आर्द्रता के कारण नहीं बरसते, न्यून आर्द्रता इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक नाव जिसमें पत्थर भरे हैं एक टैंक में तैर रही है,
यदि पत्थरों को पानी में खाली कर दिया जाए तो टैंक में पानी का स्तर क्या होगा? अपरिवर्तित होगा, चढ़ेगा, गिरेगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब पत्थर भरे हुए हैं तो नाव कुछ डूबी हुई चलेगी, तो पानी का स्तर क्या होगा? ऊपर होगा। परंतु जैसे ही पत्थर खाली कर दिए जाएंगे तो क्या हो जाएगी? नाव ऊपर आ जाएगी तिर के और पानी का स्तर नीचे गिर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, स्तर गिरेगा। सबसे महंगी धातु कौन सी होगी? यूरेनियम, थोरियम, प्लेटिनम या स्वर्ण? तो कौन सी होगी? प्लेटिनम नहीं, पैलेडियम होगी यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा वैसे आपकी गाइड के अनुसार। ठीक है, कौन सी होगी? पैलेडियम होगी। निम्न में से किसका वेग अधिकतम होता है? हवा, जल धारा, ध्वनि या प्रकाश? तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि निम्न बलों में से कौन सा एक पवन के संचालन को इसके वेग सहित निर्धारित करने में सबसे अधिक शक्तिशाली होता है? कौन सा होता है? गुरुत्वीय बल, अपकेंद्री बल, घर्षण बल या दाब प्रवणता का बल? तो यहाँ पे कौन सा होगा? नंबर डी राइट होगा, दाब प्रवणता का बल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तांबा होता है, क्या होता है? तांबा एक प्रतिचुंबकीय होता है, अचुंबकीय होता है, लोह चुंबकीय होता है या इनमें से कोई नहीं? तो तांबा किस प्रकार का होता है? लोह चुंबकीय होता है। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? चुंबकीय प्रभाव, गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, स्थायी दोलन प्रभाव या पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव? तो परमाणु घड़ी आपके पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव से कार्य करती है। एक बीमार व्यक्ति का ताप 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस स्केल पर इसका मान कितना होगा? तो सेल्सियस स्केल पर उसका मान होगा 38.9 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है? तो दुगुना किस बिंदु पर होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, माइनस के 123 डिग्री पर होगा। 12.3 डिग्री पर होगा, 123 नहीं। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना होना चाहिए? तो दुगुनी गति में रोकने के लिए ब्रेक बल आपका ब्रेक का पावर होना चाहिए, जो कितना होना चाहिए? चौगुना होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्न में से किस तरंगों को निर्वात के माध्यम से संचारित नहीं किया जा सकता? प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा या विद्युत चुंबकीय तरंगे? तो आपके प्रकाश तरंगों को भी किया जा सकता है, ध्वनि तरंगों को भी किया जा सकता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को भी किया जा सकता है, परंतु ऊष्मा तरंगों को नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो यह थे विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया कि एक शहर की आबादी 35,000 है, पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि करनी है तथा महिलाओं की संख्या में 4% की वृद्धि होने से आबादी 36,760 हो जाएगी। तो पहले पुरुषों और महिलाओं की संख्या कितनी होगी? तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है? कितनी हो जाएगी? 36,760। इसे उठाना 36,760 को और इसे गुणा करवाना किससे? इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए जहां पर दोनों में अलग अलग वृद्धि या एक में वृद्धि एक में कमी होती है, फिर जो परिवर्तन होता है और संख्या पूछी जाती है, तो इसे 100 से गुणा करवाना है और इसमें से घटाना किसे है? घटाना आपका जो पहले की जनसंख्या दी गई थी 35,000 और इसे गुणा करना किससे? कितने प्रतिशत दिया गया है? एक का उठाना, इनमें से या तो पुरुषों का उठा लो या महिलाओं को उठा लो। एक बार हम महिलाओं का उठाते, कितने? 4%। तो कितनी हो जाएगी? 100% पहले थी, अब हो गई 104। तो 104 से गुणा करवाना और भाग देना। कितने प्रतिशतों का अंतर है? 6 और 4 में 2% का अंतर, इसका भाग दे दो। तो इन्हें गुणा करवाएंगे तो यह कितने हो जाएंगे? यह हो जाएंगे आपके 36,76,000 100 से गुणा करवाते हैं। और यह कितने हो जाएंगे? यह हो जाएगी आपके 36,40,000 गुणा 35,000 को 104 से गुणा करवाएंगे तो ठीक है। और बट्टे में भाग देना आपको किसका? 2 का, ठीक है। और घटाएंगे तो कितने बचेंगे? घटाएंगे तो आपको बचेंगे 36,000, ठीक है। और 36,000 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 18,000। किसका उठाया था हमने? महिलाओं का प्रतिशत उठाया था, तो पुरुषों की संख्या आएगी। यदि पुरुषों के उठाते तो महिलाओं की संख्या आती, तो कितना हो जाएगा? 18,000 पुरुष हो जाएंगे। तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी? 35 में से 18 घटाएंगे 17,000 महिलाएं हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चीनी की कीमत में 6 रुपये प्रति किलोग्राम से 7.50 प्रति किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, किसी व्यक्ति को अपने चीनी के व्यय में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि मूल्य में यथावत रहे?
पहले तो देखते हैं कि वृद्धि कितने प्रतिशत हुई है। 6 रुपये मूल कीमत है, वृद्धि होगी 7.50 की, यानी 1.50 की वृद्धि होगी 1.5, गुणा करना 100 से। ठीक है, इस पॉइंट को हटाकर यहाँ पर 0 लगा देते हैं, 0 से 0 काट देंगे। 3 के पहाड़े से ये 5 बार, और ये 3 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा, 2 बार। 2 से 10 कितनी बार कटेंगे, 5 बार। 5 को 5 से गुणा करवाया 25%। आ गया अपना क्वेश्चन। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेंगे? तो आप वैसे ही उत्तर दे दोगे कि 25 की होती है तो 20 की कमी करेंगे। किस प्रकार? 25 बट्टे क्या करेंगे हम, 100 में से 25 घटाएंगे, कितने बच रहे हैं, 75, कमी हो रही है। ठीक है, गुणा हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे हम, सॉरी वृद्धि हुई है चीनी के मूल्य में, तो 25 बट्टे क्या कर देंगे, 25 हो जाएगा, और वृद्धि हुई है तो 125 हो जाएगा। ठीक है, यदि कमी होती तो हम घटा देते, गुणा हम कर देंगे 100 से। ठीक है, 25 से 1 बार और 25 से ये 5 बार, 5 से 100 कितनी बार घटेगा, 20 बार। तो कितना हो जाएगा, 20% राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। रामवीर ने 2100 के साथ एक व्यापार शुरू किया। ठीक है, बाद में 3600 के साथ सतीश उसमें शामिल हो गया। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में विभाजित किया गया लाभ बराबर था तो सतीश कितने माह बाद शामिल हुआ? तो देखिए, राम की पूंजी कितनी है, राम की पूंजी है 2100, सतीश की पूंजी कितनी है 3600। अब लाभ किस प्रकार बांटेंगे, पूंजी के अनुपात में ही बांटेंगे। अनुपात कर दो, 2 0 से 2 0 काट दो, 3 से ये 7 बार, और ये कितने बार कटेगा, 12 बार। ठीक है, यानी 7 रुपये राम को मिलेंगे और 12 रुपये किसे मिलेंगे, सतीश को मिलेंगे। इस प्रकार लाभ बांटेंगे। अब 12 महीने में, एक साल में इसे कितने मिल गए, ये तो शुरू से चल रहा है, तो एक साल में इसके मिल जाएंगे 12 सत्ते 84 रुपये मिलेंगे। और यही बोल रहा है कि लाभ बराबर था, तो इसे 84 मिला और इसे भी 84 मिला, परंतु इसे तो 7 के हिसाब से मिल रहा है और इसे 12 के हिसाब से मिल रहा है। तो 84 में 12 का भाग देंगे तो कितने हो जाएंगे, 12 सत्ते 84। 7 महीने का इसका, 7 महीने का इसका, 12 महीने का बराबर है। तो ये क्या है कि 7 महीने का है, तो ये 5 महीने बाद आया था। ठीक है, 12 में से 7 घटाएंगे तो ये 5 महीने बाद आया था, इसीलिए इसे बराबर मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। एक आयताकार बगीचा 100 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है। 5 मीटर चौड़ी सड़क से घिरा है, सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा? यह एक बगीचा है, ठीक है, जिसकी लंबाई 100 है, चौड़ाई 60 है। ठीक है, इसके बाहर ये एक सड़क है जिसकी चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर है। तो इधर से 5 बढ़ेगा, इधर से 5 बढ़ेगा, कुल कितना बढ़ेगा, 10। 60 और 10 70। इधर से 5 बढ़ा, इधर से 5 बढ़ा, कुल कितना बढ़ा, 10। 10 और 100 110। तो पहले पूरे बाहर वाले का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर अंदर वाले का घटा देंगे, तो किसका बच जाएगा, हमारे पास इस सड़क का बच जाएगा। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, बाहर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरे का, पूरी लंबाई 110 थी, चौड़ाई 70 थी, कितना हो जाएगा, 2 0 उतार देंगे और 11 सत्ते 77, 7700 हो जाएंगे। ठीक है, अंदर वाले की लंबाई 100 थी, चौड़ाई 60 थी, कितने हो गए, 6000। घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 1700 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसका 24, 28 तथा 35 से भाग देने पर प्रत्येक बार 3 शेष बचता हो? तो ऐसी संख्या जिसमें भाग पूरा पूरा जाता हो, एलसीएम होती है। तो एलसीएम निकाल लेते हैं इन सभी का। एलसीएम कितना आएगा, 24, 28 और 35। 24, 28 और 35 एलसीएम निकालने की अपनी वही तकनीक। सर्वप्रथम 2 का भाग देख के देखते हैं कितनी बार जाएगा, 12, 14, 35 में नहीं जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 12 में 6 बार, 14 में 7 बार, 35 में नहीं जाएगा। अब 6 का भाग नहीं देंगे, 2 का भी नहीं देंगे, क्योंकि केवल एक संख्या में जा रहा है, तो हम सीधा 7 का भाग दे लेते। 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 में नहीं जाएगा, 7 में 1 बार और 35 में 5 बार। अब किसी भी संख्या का भाग नहीं देंगे, क्योंकि भाग देंगे तो वही आएगा, फिर भी गुणा करने पर सीधा गुणा करवाते। 6 पंजे 30, 30 को 7 से गुणा करवाएंगे, कितना आ जाएंगे, 210। 210 को दुगुना कितना हो जाएगा, 420। 420 का दुगुना 840। तो वह संख्या आएगी 840 जिसमें सभी का भाग जाता हो, परंतु 3 शेष और बचने चाहिए, तो वो 840 से 3 अधिक होगी, कितनी हो जाएगी, 843। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। एक आदमी अपनी संपत्ति का 2/5 अपनी पत्नी के लिए,
1/3 अपने पुत्र के लिए तथा शेष 4000 रुपये अपने पुत्री के लिए छोड़ता है। तो कुल संपत्ति कितनी? तो पत्नी को देता है 2/5, पुत्र को देता है 1/3। कुल कितने दे दिए? कुल दे दिए 5 और 3 का एलसीएम आएगा 15। 5 का भाग 15 में 3 बार, 3 दूने 6। 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 एकम 5। कितना हो जाएगा? 11/15। यानी उसकी कुल संपत्ति 15 है, उसमें से 11 रुपये वो अपनी पत्नी और पुत्र को बांट देते हैं। तो शेष कितने बच गए? शेष बच गए 4 रुपये। ठीक है, 15 में से 4 ही बच गए और वो किसे देते हैं? अपनी पुत्री को। और कितने दे रहा है? 4000। तो ये 4 किसके बराबर है? 4000 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर होगा? 4000 में 1 का भाग देंगे तो 1000 के बराबर होगा। और कुल संपत्ति हमने निकाल ली कि 15 है, तो 15 किसके बराबर होगी? 15000 के बराबर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 17 गेंदे 720 रुपये में बेचे तो नुकसान होता है ये 5 गेंदों की मूल कीमत के बराबर होता है। एक गेंद की मूल कीमत क्या होगी? देखिए, मान लिया कि हमने एक गेंद का विक्रय मूल्य कितना कर लिया हमने, सॉरी, एक गेंद की मूल कीमत मान ली हमने 1 रुपया। ठीक है, मूल कीमत ज्ञात करनी है तो 1 रुपया मान ली मूल कीमत एक गेंद की। ठीक है, तो 17 गेंदों की कितनी हो जाएगी? 17 रुपये। ठीक है, और 5 गेंदों की कितनी हो गई? 5 रुपये। ठीक है, अब यह जो बेचता है ना, यह किसके बराबर होगा? 5 गेंदों की मूल कीमत के बराबर नुकसान होता है। ठीक है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? इस 17 में से 5 घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे? 12 रुपये हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। ठीक है, तो जो दिया कितना गया? 720 रुपये दिया गया। तो 720 में हम 12 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 का मान कितना आ जाएगा? 12 छक्के 72। तो 60 रुपये एक गेंद की मूल कीमत आ जाएगी। होगा यहाँ पे एक आयताकार कागज को जब सर्वसम 2 भागों में दोहरा किया जाता है तब एक बाजू मिलाने पर दोनों की परिसीमा 34 सेंटीमीटर हो जाती है। दूसरा बाजू मिलाने पर दोनों भागों की परिसीमा 38 हो जाती है। तो कागज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए, मान लिया एक बाजू x हो गया, एक y हो गया। तो पहले बाजू को क्या किया जाता है? पहले बाजू को मोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी? पहले बाजू को मोड़ेंगे तो पहला बाजू डबल हो जाएगा। तो 2x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 34। यदि दूसरे बाजू को मोड़ेंगे तो पहला वही रहेगा, दूसरा डबल हो जाएगा, 2y बराबर हो जाएगा 38। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एक समीकरण को हमें बराबर करना है। ठीक है, और यदि हम बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा? बराबर करेंगे तो एक समीकरण को किसी एक को 2 से गुणा कर लेना, बराबर हो जाएगी। एक संख्या बराबर इस नीचे वाले को 2 से गुणा करती है तो 2x, 2 दूने 4y और 38 दूने कितने हो जाएंगे? 38 दूने हो जाएंगे आपके 76। तो ये हो जाएंगे 76। अब 1 में से 2 घटा दो या 2 में से 1 घटा दो, जो भी है। ऊपर वाले को घटा देते हैं नीचे वाले में से, ये माइनस माइनस माइनस। ठीक है, कितना हो जाएगा? ये माइनस प्लस कैंसिल। 3y बराबर कितना हो जाएगा? 3y बराबर आ जाएगा 76 में से 34 घटाएंगे कितने बचेंगे? 2 और ये कितने बचेंगे? 3। तो आ जाएगा 32। एक आ गई आपकी 32 सेंटीमीटर, सॉरी 4 आ जाएंगे, 7 में से 3 घटाएंगे तो 42 3y बराबर 42 सेंटीमीटर है। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 42 में 3 का भाग देंगे, कितने हो जाएंगे? 14। तो एक बाजू आ जाएगा 14 सेंटीमीटर का। तो दूसरा क्या आएगा? हमारे पास एक समीकरण बना था 2x प्लस y बराबर 34। तो y का मान आ गया हमारे पास 14। तो यहाँ पे 14 लिख देते हैं, पक्षांतरण करेंगे तो 14 माइनस के। तो 2x बराबर कितने हो जाएंगे? 34 में से 14 घटाएंगे तो कितने बचेंगे आपके? 20। तो x बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, तो एक बाजू आ गया 10 का, एक आ गया 14 का। आयताकार हो गया, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, 14 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 140 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर का अंतर तय करती है, जबकि एक बस 45 मिनट में 33 किलोमीटर का अंतर तय करती है। गति का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो ट्रक क्या करता है? 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे? 550/1 यही होता दूरी बटा समय। अब यह हम सीधा 18/5 से गुणा नहीं करेंगे। ठीक है,
क्योंकि ऊपर तो 18 से ऊपर क्या दिया गया, मिनट दिया गया। यदि सेकंड होती तो हम 18/5 से गुणा कर देते, यानी 3600/1000 से, परंतु केवल मिनट दी गई है तो हम क्या करेंगे, केवल 60/1000, क्योंकि 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है, और 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 60/1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 0 से 0, इस 0 से ये 0, ठीक है। अब हम किससे काटेंगे, 5 से ये 11 बार, 5 से ये 2 बार, 2 से ये कट जाएगा 3 बार, तो कितना हो जाएगा, 11 3 33 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी ट्रक की चाल। अब देखते हैं बस की चाल कितनी है। बस की 33 किलोमीटर दिया गया बट्टा 45, गुणा क्या करेंगे हम 60, और नीचे 1000 से गुणा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सीधा किलोमीटर में दिया गया, यदि मीटर में होता तो 1000 का भाग देते, ठीक है। 15 से 4 बार 60, और 15 से 45 3 बार, और 3 से 33 11 बार, और 11 चौक 44, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 33:44। 11 से 33 3 बार, 44 4 बार, तो कितना आ जाएगा, 3:4। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक कार का वेग प्रति घंटा 2 किलोमीटर से बढ़ता है। यदि प्रथम घंटे में 35 किलोमीटर की दूरी कटती है तो 12 घंटों में कुल कितना अंतर काटा जाएगा, यानी 12 घंटों तक का योग पूछा है। और जब n पदों का योग का सूत्र आता है, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, सूत्र याद रखना क्या होता है, SN बराबर क्या होता है, n/2। गुणा करवाएंगे हम किससे, 2a + n-1 इंटू डी, जहाँ पर डी क्या होगा, सार व अंतर होगा, यानी कितनी वृद्धि होती है, 2 की वृद्धि होती है, 4 की वृद्धि होती है, 2 की कमी होती है, 4 की कमी होती है, जो सभी में समान होती है, ठीक है। n जो पूछा गया 12 घंटे बाद, तो 12n हो जाएगा, a का मतलब होगा प्रथम पद, ठीक है। तो n/2 यानी 12/2 क्या करेंगे, प्रथम पद कितना 35 किलोमीटर है, तो हम क्या कर देंगे, 12/2 गुणा क्या कर देंगे, 35 × 2 कितने हो जाएंगे, 70, + n-1 कितना हो जाएगा, n में से 12 में से 1 घटाएंगे 11, इंटू सार व अंतर 2 का दिया गया, 11 दूने 22, ठीक है। 2 से 12 कितनी बार कटेगा, 6 बार, तो 6 गुणा अंदर कितना आ जाएगा, 92, 6 को 92 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 6 दूने 12, और 9 छंगे 54, और 1 कितने हो जाएंगे, 55। 552 किलोमीटर की दूरी तय करेगी वो है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। एक आदमी एक काम को 5 दिनों में करता है, लेकिन उसके पुत्र की मदद से वह उस काम को 3 दिनों में कर सकता है। मान लो आदमी ए है, पुत्र बी है, ठीक है। ए एक काम को अकेला 5 दिनों में करता है, और ए और बी दोनों मिलकर 3 दिनों में कर देते हैं। तो पुत्र का अकेला का काम पूछा, तो ऊपर वाली संख्या को हम वही नियम अपनाएंगे, दोनों को आपस में गुणा करवा देंगे। यदि यहाँ पे दोनों का संयुक्त रूप से पूछता तो हम जोड़ते, परंतु संयुक्त दिया गया और पुत्र का अकेला का दिया गया पूछा है, अकेला का पूछा तो हम घटा देंगे, 5 में से 3 घटाएंगे कितने हो जाएंगे, 2। 5 को 3 से गुणा करेंगे, 15/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 7.53 में कर देंगे, पुत्र अकेला। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। सलीम की आयु 10 वर्ष है, उसके दादा की आयु 62 वर्ष है, ठीक है। कितने वर्षों के बाद उसके दादा की आयु सलीम की आयु की क्या होनी चाहिए, 5 गुना होनी चाहिए, ठीक है। वर्तमान उम्र दी गई है 10 वर्ष, ठीक है, और दादा की दी गई है 62 वर्ष, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है कि कितने वर्षों बाद उसकी आयु 5 गुनी होनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 बढ़ाएंगे 13 हो जाएंगे, यहाँ पे 13 पंजे 65 हो जाएंगे, परंतु हम इसे हल किस प्रकार करेंगे, आयु कितनी होनी चाहिए, 5 गुनी होनी चाहिए, यानी यह कितना होना चाहिए, 5 गुनी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कितने वर्षों बाद, यहाँ पे x जोड़ देंगे, यहाँ पे x जोड़ देंगे, ठीक है, और इसे 5 से गुणा करवा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 दूने 10 प्लस के 5 10 50 प्लस के 5x, ठीक है, बराबर कितने हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे 62 प्लस के x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 4x बराबर कितना हो जाएगा, 62 में से 50 घटाएंगे कितने बचेंगे, 62 में से 50 घटाएंगे 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 में 4 का भाग 3 बार, तो 3 वर्षों बाद में उनकी आयु कितनी हो जाएंगी, 5 गुनी हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। माता की उम्र और उनकी 2 पुत्रियों की उम्र के योग के बीच का भेद 6 वर्ष है। 2 पुत्रियों की औसत उम्र 22 वर्ष है, औसत 22 है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 22 दूने 44, 2 पुत्रियाँ 44 वर्ष है,
और अंतर कितना 6 वर्ष का है, तो 44 और 6 कितनी हो जाएंगी, माता की उम्र हो जाएगी 50 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 100 गुणा 0.2, ठीक है। 100 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 200, परंतु 1 से पहले दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। आगे क्या लिखा 0.01 गुणा 1000, तो 1000 को 1 से गुणा करवाएंगे 1000 ही आएगा। कितने से पहले दशमलव 1 और 2 से पहले दशमलव, 1 और 2 के बाद में दशमलव लगा दो, ठीक। कितना हो जाएगा 10। और आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया 1000 गुणा 1.10, ठीक है। यहाँ पे कितना दिया गया 1.10 दिया गया शायद आपकी गाइड में, ठीक है। मिस प्रिंटिंग के कारण दिखाई नहीं दे रहा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका 11,000। कितनी से पहले दशमलव है 1 और 2 से पहले दशमलव है, तो 1 और 2 से पहले ये दशमलव लगा दो 110 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 20 और 10 30, 30 और 110 कितने हो जाएंगे 150 हो जाएंगे। 30 और 110 150 हो जाएंगे। कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन में भी नहीं दिया गया ये, तो सॉरी 20 और 10 30 और 10 140 होंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। 25% का 25% किसके बराबर होगा, पहले 25% निकालना, तो क्या होगा 25/100 और इसका और 25% यानी 25/100 कितना हो जाएगा 25 एकम 25 और 25 चौके 100, ठीक है। फिर से 25 एकम 25 25 चौके 100, ठीक है। 1/16 और 1/16 का मान कितना होगा 0.0625 होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा यहाँ पे। और वैसे हम सीधा गुणा करवा सकते हैं, 25 को 25 से गुणा करवाएंगे 625, 100 को 100 से गुणा करवाएंगे 10,000, ठीक है। कितने जीरो 1 2 3 4 जीरो है, तो 1 2 3 और ये 4 के बाद में दशमलव लगा दो, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ये थे 21वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे 22वें पेपर के, और इस प्रकार ये सीरीज पूरे 50 पेपर शेयर तक चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।